So, do you think that there is a gender discrimination or gender disparity in education sector as well? एजुकेशन से वेल एज़ फार एज अर्बन एरियाज आर कंसर्न, लाइक जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसमें इस ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इस लिहाज से नहीं है। यानी डिस्क्रिमिनेशन से मुराद दो तरह की है। एक तो ये कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए, वो फ़ैसला माँ बाप करते हैं, ठीक है। अगर माँ बाप इक्वली अवेयर होंगे अगर, तो वो डिसीजन लेंगे, यानी कि बच्चे को भेजेंगे, तो वहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली है। लेकिन जब आप चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइक नास्ट, लम्स, IBH, GIK, उसमें लड़कियाँ पढ़ रही हैं और अप टू 30 to 40% उनकी पार्टिसिपेशन है। तो उस लिहाज से आपको वहाँ पर इक्वली मौके दिए जाते हैं। आपके प्रोफेसर्स आपको, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगी कि लड़कियों को सपोर्ट करते हैं काफ़ी लेवल्स पे। लेकिन ये सिर्फ एलीट इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है। पाकिस्तान के जो एवरेज इंस्टीट्यूट है वहाँ पे डेफिनेटली औरतों का जो कॉन्सेप्ट है या औरतों की जो कंट्रीब्यूशन है या औरतों की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत कम है। Have you ever experienced any gender discrimination throughout your career? ओके, वेल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे बैच में वी वर लाइक 60 स्टूडेंट्स एंड ओनली 5 of them were गर्ल्स। तो हमारी रेशो 5 लड़कियाँ और 55 लड़कों की थी। तो आपको जब आप इस माहौल में होते हो तो आपको काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आप इनसिक्योर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें बड़ा प्रैक्टिकल काम करना पड़ता था। चीज़ें बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना, लैब्स में काम करना बड़ा हार्ड वर्क होता है। तो उसमें लड़कों के लिए वो फील्ड बड़ा सूटेबल था, क्योंकि वो उनके लिए आसान था। वो रात तक लैब में बैठ सकते हैं, वो इजीली काम कर सकते हैं। उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लाना बाज़ार में जाके, पिंडी के जैसे कहें राजा बाज़ार में जाके लाना आसान काम था। हमारे लिए ये सब चीज़ें मुश्किल थी। फॉर एग्जांपल लैब में बैठना, तो हमारी सिक्योरिटी का कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। उसके बाद फिर जब आप घर में बाज़ार निकलते हो चीज़ें लेने के लिए, तो इस तरह बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको एहसास होता है कि डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में। लेकिन विद इन द इंस्टीट्यूट और विद इन द क्लासरूम आई वुड से हमें ऐसा कभी, मुझे एटलीस्ट नस्ट में ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हर लेवल पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड की गई है और इस लिहाज से कुछ नहीं। और स्पेशली मेरा जो रीसेंट एक्सपीरियंस बाहर का है, वहाँ जाके मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि शायद पाकिस्तान में किसी लेवल पे अभी कमी रह गई है, इवन एलीट इंस्टीट्यूट्स में भी। सही। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और as you said British and others, they are offering so many scholarships. So being a girl, how a Pakistani girl can achieve or can access them to achieve? That's a very good question, I would say, because बाहर की एजुकेशन, इनफैक्ट पाकिस्तान की भी एजुकेशन अफोर्ड करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए। बाहर की एजुकेशन तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो स्कॉलरशिप्स मैं आपको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लेट्स फेस द फैक्ट्स। ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं है। लोग वाकई काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर मैंने कोई रिसर्च का कंट्रीब्यूशन किया है, अगर वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा है? वो इट्स जस्ट कॉन्टेक्स्ट, इट्स जस्ट टेक्स्ट। तो आप बेसिकली लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी रिसर्च काम कर रहे हो वो रियल इंडस्ट्री में अप्लाई हो, ताकि मौके जनरेट हो। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर आपके पास एक मैनेजमेंट डिग्री हो और आप सेल ऑफ कर सकें वो आइडिया इंडस्ट्री को, तो इट्स एन एज। So welcome back. We were talking about the connectivity electric engineering and then you have businesses. हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जब when I started writing research papers and I went to different international platforms, what I realized was that whatever is going on in the research field is not getting implemented in the industry. And for that matter, जो चीज़ चाहिए थी वो ये थी कि आपके इंजीनियर्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको पता हो कि वो चीज़ मार्केट में कैसे सेल करनी है, यानी कि वो आइडिया कैसे सेल करना है। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा, एक मैनेजमेंट डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज इंटरनेशनल यही कॉन्सेप्ट है कि जो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं या तो वो आउटसोर्स कर लेते हैं MBS को, या वो ख़ुद मैनेजमेंट की साइड पे आपकी कोई ना कोई डिग्री लेते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इफ़ आई डू दैट तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि जो भी आपकी रिसर्च फील्ड में जो कुछ हो रहा है उसको कनेक्ट कर सके इंडस्ट्री के साथ। तो ये मोटिवेशन थी। सही है। ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारी, इट्स नॉट ऑल अबाउट इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में डिग्रीज़ ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, थ्योरीज, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है।
इंडस्ट्री के साथ। जी। तो ये क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए सोशल सेक्टर को कि क्या ये मतलब ऐसा कहीं कि आखिरी 3 महीने या 4 महीने इंटर्नशिप पे चले जाएं स्टूडेंट्स जो मुतलका इंडस्ट्री है उसमें? हाँ क्या ख्याल है आपका? देखिए मेरा बेसिकली तो ये ख्याल है कि आपका जो थ्रू आउट एजुकेशन सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 वो थ्योरी बेस्ड है, इसलिए क्योंकि बेसिकली उसकी चले रीज़न हम छोड़ देते हैं कि वो क्यों ऐसा है, लेकिन थ्योरी बेस्ड है। यानी कि हमारे स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आप नॉलेज को अब्जॉर्ब करें और रिप्रोड्यूस कर लें एग्ज़ाम में, एंड दैट्स इट। यानी कि एक बच्चा जो मैट्रिक और एफएससी में है, हम समझते हैं कि उसके लिए ये काफ़ी है कि वो ये फाइंड आउट कर ले कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। उसको ये नहीं पता कि वो सॉल्व क्यों कर रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता कि वो काम क्यों कर रहा है, आप उस चीज़ को कभी भी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो और ना ही आप ज़िंदगी में कोई एम लेके उस नॉलेज को आपको मकसद नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, आप स्कूल में साइंस में ये सिखाते हैं कि जी कुछ भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा है कि उन्हीं बच्चों को एक गार्डन का टूर भी कराया जाए कि हम ये पढ़ रहे हैं। तो इस यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को अब हम, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो करिकुलर हम कैसे चेंज करें। आगे जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, फिर वही बच्चे उसी माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक डिग्री लेनी है और एक GPA स्कोर करना है, और वही माइंडसेट उनका चलता जाता है। जब वो डिग्रीज़ ले लेते हैं तो उनके पास बहुत सारी डिग्रीज़ होती हैं, लेकिन जब वो रियल लाइफ में आते हैं और आपकी इंडस्ट्रीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज जब उन्हें इंटरव्यू करती हैं, तो वो उनका लेवल जो है वो बड़ा, वो कहते हैं कि ये जी C लेवल के स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के कहीं भी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप बेस लेवल से करिकुलम चेंज करें। सेकेंडली ये कि आपकी जितनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन बताएं, या फिर एप्लीकेशन पहले बताएं और फिर थ्योरी पढ़ाएं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है। बिकॉज नास्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि आपको एप्लीकेशन पहले बताई जाती है, उसके बाद आप थ्योरी पे आते हो, तो वो बहुत आपको समझ आ जाता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जहाँ तक इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट है, तो वो तो आजकल बच्चे काफ़ी करते भी हैं, लेकिन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री में जाएँ, इंटर्नशिप करें। लेकिन यूजुअली अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप्स में भी बच्चे करते हैं, लेकिन यूजुअली इंटर्नशिप्स में वो या फिर फोटोस्टेट्स कर रहे होते हैं या फाइल्स अरेंज कर रहे होते हैं। यानी देखने में ये आ रहा है कि इंटर्नशिप की अरेंजमेंट भी बच्चे अपने तौर पे करते हैं। हाँ जी, इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं कराता। तो क्या ये बेहतर होगा कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो एकेडमिक जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बना दे कि इनका बाहम एक राब्ता कोऑर्डिनेशन हो जाए। इधर से एक लड़के ने इंजीनियरिंग की है, वो 4 महीने 6 महीने के लिए पंखा बनाने वाली या किसी भी इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी को एक चीप लेबर मिल गई है एक जो है, और जब वो बच्चा 6 महीने या आखिरी जो 3 साल की डिग्री है उसमें आखिरी 6 महीने या 4 महीने जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएँ कि ये आपने ये करना है, then when he will finish his degree or his graduation or his masters, then वो एक complete जो है वो एक आपका बन जाएगा। मेरा एक ख्याल है कि ज़ाहिर है वो एक बेहतर, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो मैं कहूँगी वो एक बेहतर इंजीनियर बनेगा। देखिए हमारे यहाँ जहाँ तक कि प्रैक्टिस का आपने कॉन्सेप्ट जो दिया है, ये सिर्फ मेडिकल फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका हुआ है, इसलिए क्योंकि ये समझा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट या सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं जो इंसान की ह्यूमन बॉडी है, इसलिए उन्हें पूरा मौका दिया जाता है। यानी 1 साल वो जाके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जिसे हम हाउस जॉब कहते हैं। लेकिन इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि जो इंजीनियर बन रहा है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, या एक लॉयर जो है उसको भी प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है, तो उसको ये मौका नहीं दिया जाता। वो 4 साल की डिग्री लेकर फिर बस डायरेक्ट इंडस्ट्री में आ जाता है विदाउट एनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर्स का जो पैटर्न है कि उन्हें मौका दिया जाता है, आपके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कि वो आके प्रैक्टिस करें, इंजीनियर्स को भी ये मौका देना चाहिए। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखें फैसलाबाद में हमारी बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री है, मतलब पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, और वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़ी पुराने तरीके, कन्वेंशनल तरीके से काम करती हैं। फिर गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेन्स, हमारा PIA, इन सारी चीज़ों को बड़ी ज़रूरत है कि वो अपग्रेड करके हम नए
लेवल पे लेकर आएँ, यानी कि हम वेस्टर्न मुल्कों के लेवल पे लेकर आएँ। तो जैसे आपने कहा कि चीप लेबर, एक स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अगर वही प्रोजेक्ट वो उसे दे दिया जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, जिससे फिर कंपनी जो है वो मल्टीप्लिकेट कर सकती है। तो एक साल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको हाउस जॉब के पैटर्न पे जो है वो रियल इंडस्ट्री में मौका दिया जाए। तो यू राइट इन दैट सेंस। अच्छा ये बताइएगा, मोस्ट ऑफ people in our society, they prefer, most of the families I mean, they prefer mostly male child. Being a girl, what do you think, is there any historical reason or is there any economical reason that investment on a girl is not so much beneficial as compared to investment on boys? जी, बहुत ही मतलब एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है। देखिए, हिस्टोरिकल रीज़न तो डेफिनेटली है। हमारे यहाँ जब गारों का ज़माना था तभी कहा जाता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक वाहिद कॉन्सेप्ट है जो कि कभी चेंज नहीं हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी चेंज नहीं हुआ। और उस ज़माने में फ़िट वो होता था जो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो तभी से, क्योंकि मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि वो डोमिनेंट हो गया बाय नेचर। तो औरत हमेशा से एक हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से बाय नेचर, जिसे आप कहते हैं कि वो नीचे थी, वो उसके जैसे कहते हैं सब्सिक्वेंट थी। तो ये तो हिस्टोरिकल रीज़न हो गया कि वो इस वजह से नस्ल दर नस्ल हर माशरे में, ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाएं, औरत को एक डिसएडवांटेज है क्योंकि हिस्टोरिकल रीज़न है। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिकल रीज़न की बात है, ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर आप रियल वर्ल्ड में अभी देखें, हमारी सोसाइटी की आप बात करें, आप बेटे को एजुकेट करते हैं, आप बेटी को एजुकेट करते हैं, एक क्वेश्चन है कि किसको किया जाए। अगर तो दोनों इक्वली प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इक्वली आउटपुट्स दे सकते हैं, तो फिर आपके पास कोई जवाज़ नहीं है कि एक को आप चूज़ करो। और अभी आप जिस तरह सारे फील्ड्स देखें, जिन लड़कियों को मौका दिया गया है वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करी हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो व्हाई नॉट गिव अ चांस टू ऑल ऑफ देम? डू यू थिंक कि जो वालिदैन हैं उनके ज़हन में ये बात होती है कि जी लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करना है, इसने तो कल अपने घर चले जाना है, सो इसने तो वापस हमें जो है ना रिटर्न इसका कुछ नहीं है। हाँ जी, देखिए, रिटर्न की जहाँ तक बात है, इन टर्म्स ऑफ आप कह रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच के तौर पे कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लड़कों का भी, इस बात को हम चलें, वो कहते हैं नेगेटिव इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, बल्कि हम उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आप देखें, आप लड़कियों को छोड़ें, आप देखें लड़के क्या रिटर्न देते हैं। अक्सर हमारे यहाँ हम सोसाइटी में, एटलीस्ट मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, यूजुअली जब पेरेंट्स ओल्ड एज में जाते हैं तो वो या तो अपनी पेंशन्स या अपनी ज़िंदगी की जो सेविंग्स हैं उसी पर गुजारा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो ख़ुद अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी बीवी एजुकेटेड नहीं थी, वो एक वाहिद सोल अर्नर है अपनी फैमिली का। तो वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि आप हमेशा बहाव पानी का ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो आप हमेशा अपने आगे